नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजधानी से स्पेशल रिपोर्ट में आज आपका स्वागत है। जी हां, न्यूज रूम से नहीं, आज स्पेशल रिपोर्ट आप राजधानी की सड़कों से देख रहे हैं क्योंकि मामला गंभीर होता चला जा रहा है और कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही क्या दिल्ली संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नए सिरे से कई पाबंदियां दिल्ली में लागू की गई हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताएंगे कि क्या राजधानी दिल्ली में जो नई पाबंदियां लगी हैं वो संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ी, कौन सी है वो नई पाबंदियां। हम आपको ये भी बताएंगे कि तीसरी लहर में पीक दिल्ली में कब आएगा और कितने केसेस उस वक्त हो सकते हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, अस्पतालों के हालात आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ आसपास के राज्य कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और ये भी कि मुंबई में घर घर टेस्ट करना क्यों पड़ रहा है महंगा। क्या फिर से लॉक होने वाली है दिल्ली? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद नई पाबंदी। राजधानी दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद। दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट बार भी रहेंगे बंद। क्या एक कदम दूर है तीसरी लहर का पीक? मुंबई पर आने वाले दिन बहुत भारी है। कहर वाली लहर का खतरा भी बाकी है। संभल कर दिल्ली, सावधान मुंबई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसेस में दो बड़ी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि इस बार इस तीसरी लहर में आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 21,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और 25% से ऊपर संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट हो गया। और याद रखिए 5 मई के बाद से ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हम देख रहे हैं, 5 मई पिछले साल। दूसरी बड़ी बात, पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हो गई है। 16 जून के बाद पिछले साल ये सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही है राजधानी दिल्ली में वो किस तरह के संकेत दे रही हैं। और ये भी याद रखिए कि इस बार बच्चे भी आ रहे हैं कोरोना की चपेट में दिल्ली में। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू, अब नई पाबंदियां। क्या अगला नंबर संपूर्ण लॉकडाउन का होगा? सही सुना आपने, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज जो संकेत मिले हैं वो आने वाले दिनों में लॉकडाउन का इशारा है। ऐसा क्यों? सबसे पहले नई पाबंदियों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सुनिए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। जिस मजबूरी का जिक्र केजरीवाल ने किया वो कुछ और नहीं बल्कि दिल्ली को तेजी से बीमार बना रहा ओमिक्रॉन है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आइए इस बार देखते हैं कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली में क्या बदला। सबसे जरूरी जानकारी ये है कि अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही दफ्तर जा सकेंगे। इसे यूँ समझिए। पाबंदी नंबर 1, प्राइवेट दफ्तर बंद। दरअसल अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को ही खुलने की इजाजत है, जबकि पहले दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद नहीं थे। 50% स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत थी। 50% स्टाफ घर से ही और 50% स्टाफ ऑफिस से काम कर रहा था। पाबंदी नंबर 2, रेस्टोरेंट्स बार भी बंद। अब दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट्स और बार बंद कर दिए गए हैं। बार पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोला जाएगा, जहां बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। पहले सभी रेस्टोरेंट्स और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी। भले ही दिल्ली में पिछले 72 घंटे में मामलों के ग्राफ में बहुत उछाल नहीं आया, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला दिन कितनी बड़ी बुरी खबर लेकर आने वाला है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हजार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन गाइडलाइंस का उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो समझिए किन लोगों को छूट के दायरे में रखा गया है, यानी कौन से दफ्तर खुले रहेंगे। नंबर 1, प्राइवेट बैंक। नंबर 2, जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर। नंबर 3, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम कंपनी। नंबर 4, फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिनमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो। नंबर 5, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं। नंबर 6, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नंबर 7, सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। नंबर 8, अगर अदालतें, ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले हैं तो वकीलों के दफ्तर। नंबर 9, कुरियर सर्विस। नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को छूट रहेगी। नंबर 11, शादी में सिर्फ 20 मेहमानों के ही शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में कोरोना के मामले में आई उछाल से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है। ये जानकारी है ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को लेकर। इस वक्त जैसे 136 मरीज ओमिक्रॉन कोरोना के यहाँ पे अभी भर्ती हैं। मैं इनसे पूछ रहा था इन 136 में से कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना का बीमारी लेके आए थे। जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर के लिए कोई आया इलाज कराने, तो उसका जब टेस्ट किया तो उसमें कोरोना निकल आया। किसी की हड्डी टूट गई, वो अपना उसके लिए आया, उसका इलाज किया, उसका चेक किया तो उसमें कोरोना निकल आया। ऐसे कितने पेशेंट्स हैं 136 में से जो ये कह के आए थे जी मेरे को कोरोना है, मुझे कोरोना का इलाज कराना है। 136 में से केवल 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना के इलाज के लिए आए थे। बाकी 136 में से 130 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसिडेंटली कोरोना निकला। अब सवाल है कि पाबंदी लगाई क्यों गई है, तो इसे 3 लाइन में समझिए। पहले, दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा, बीते 10 दिनों में कोरोना से 70 मृत्यु हो चुकी हैं। और तीसरा ये कि दिल्ली में जल्द तीसरी लहर का पीक आने वाला है, यानी दिल्ली में अगले 2-3 दिनों में या फिर इस हफ्ते कोविड की लहर पीक पर पहुंच सकती है। अगर आंकड़ों को देखें तो 8 जनवरी को 20,181 नए मामले आए, 9 जनवरी को 22,751 नए केस आए, 10 जनवरी को 19,166 नए मामले सामने आए थे। वहीं आज 20,000 के करीब नए मामले आए। बड़ी बात यह है कि एक्टिव केस पिछले साल 15 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। 15 मई को दिल्ली का एक्टिव केस 66,295 थे। रविवार को दर्ज किए गए 22,752 नए मामले पिछले साल 1 मई के बाद से सबसे अधिक थे, जब शहर में 31.61% की पॉजिटिविटी रेट के साथ 25,219 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में एक दिन में 50 से 60 हजार तक मामले रजिस्टर हो सकते हैं। फिलहाल रोजाना मामलों की संख्या 20,000 के आसपास है, यानी दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी दर भी अब तक काफी बढ़ गई है। लगभग
कुल मरीजों में से 11% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हालांकि सब सीरियस मरीज नहीं है, ये एक राहत की बात है। इसी वजह से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपनी राय दी। हालांकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने पर दिल्ली सरकार का साफ तौर पर इनकार है, लेकिन अगर हालात और खराब होते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो संक्रमण दर बढ़ गया है, 25% के ऊपर पहुंच गया है। 21,000 से ज्यादा मामले एक दिन में दिल्ली में आए हैं। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके वजह से अब आप देखेंगे प्राइवेट जो दफ्तर है वो बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, बार सब बंद कर। नई गाइडलाइंस में क्या खुला रहेगा, क्या बंद, लोग उस पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सवाल यही है कि कोरोना अभी दिल्ली वालों को कितने और बुरे दिन दिखाएगा। दूसरी लहर की मार से अभी दिल्ली उबरी भी नहीं कि तीसरी लहर सब कुछ ठप करने पर आमादा है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार बड़े और कड़े कदम उठा रही है। भले ही दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन से केजरीवाल अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा तो कुछ भी संभव है। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की स्टेटस रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी, कोरोना कम होना चालू होगा। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं, और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर केजरीवाल ने पूरे एनसीआर में भी सख्ती बढ़ाने की मांग की है। इसे यूं समझिए कि दिल्ली में तो पाबंदियां हैं, लेकिन फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में सख्ती नहीं की गई तो संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए पूरे एनसीआर में एक रणनीति पर काम करना होगा। ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा। डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। तो क्या आने वाले दिनों में दिल्ली की राह पर फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में भी वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है? आज तक ब्यूरो। राजधानी की परिस्थितियां तो आपने देख ली, लेकिन आपको ये भी बता दें साथ में कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राजधानी की परिस्थिति अगर सुधारनी है और समझनी है, कंट्रोल में रखनी है, तो आपको आसपास एनसीआर में जो तमाम जगह है वहां पर भी इसी तरह से पाबंदियां लगानी होगी, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, इन सब पर। चूंकि ये हरियाणा में भी आता है, हमने बात की है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से, सुनिए क्या कह रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने पूरे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन एनसीआर में भी अगर ऐसे ही इंतजाम हो तो कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सकती है। फिलहाल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, केजरीवाल साहब के इस बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की तो आदत बन गई कि वो हमेशा अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं। हमको क्या करना है हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, क्या क्या पाबंदियां लगानी है हम लगा रहे हैं। हमने आज भी अपने प्रदेश में रैलियों पर, धरनों पर, जुलूसों पर, एकत्रीकरण पर हमने प्रतिबंध लगाया है। जैसे जैसे आवश्यकता आ रही है और जिस जिस जिले में आ रही है, हम सारी प्रदेश में नहीं लगा रहे हैं, जिस जिस जिले में आ रही है हम वैसे वैसे कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर वो दिल्ली में पाबंदी लगा देते हैं लेकिन एनसीआर में वो पाबंदियां नहीं लगती हैं तो उसके फिर कोई मायने नहीं रह जाते। नहीं, उसके लिए केजरीवाल जी सोचे ना, ये इस प्रकार के बयान देने की बजाय और ये समय एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का नहीं है। ये समय इकट्ठे होकर कोरोना के खिलाफ
लड़ाई लड़ने का है। और केजरीवाल जी पिछली लहर में भी ऑक्सीजन के लिए भी इन्होंने जो जो तमाशा किया सारे देश ने देखा, और बाद में पता लगा कि जितनी चाहिए थी उससे कितनी ज्यादा इकट्ठी कर ली इन्होंने। तो क्या क्या पाबंदियां लग सकती है, ये सब कुछ तो आप देख समझ रहे हैं, लेकिन क्या हालात है अब उसकी तरफ नजर मारते हैं, क्योंकि अस्पतालों में अब धीरे धीरे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन खास नजर बच्चों पर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब कोरोना बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ओमिक्रॉन का कहर सिर्फ बड़े और बूढ़ों को शिकार नहीं बना रहा। राजधानी दिल्ली में कम उम्र के बच्चों को तेजी से कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। आज तक की पड़ताल में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस वक्त दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के कोविड वार्ड में तमाम बच्चों का इलाज चल रहा है, यानी कोविड बच्चों को निशाना बना रहा है। दिल्ली में कोविड की तीसरी लहर के दौरान 8 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते कुछ दिनों में छोटे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पिछली बार के मुताबिक क्या इस बार बहुत ज्यादा बच्चे जो है अगर देखा जाए कि जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, सोर्स क्या है बच्चों का? ये आई थिंक एक तो हो सकता है कि मोस्टली एडल्ट का वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। बच्चे का वैक्सीनेशन अभी तो 15 साल के बाद अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अभी भी छोटा बच्चा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एडल्ट को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन एडल्ट का इतना सिम्टम्स नहीं है, तो बेसिकली तो एडल्ट से बच्चे को मिल रहा है, एडल्ट से ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चे को। अगर दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की बात करें तो रोजाना कोरोना से संक्रमित 4 से 5 बच्चे आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये वक्त बहुत सतर्क रहने का है। ये हम लोग का हॉस्पिटल में कम से कम 3-4 पेशेंट तो आ रहे हैं रोज, इन दी इमरजेंसी में आ रहे हैं, और उसमें कुछ बच्चों का हम लोग वीडियो कंसल्ट भी कर रहे हैं। सो वीडियो कंसल्ट में एक्चुअली क्या होता है, फैमिली में पॉजिटिव है, फैमिली में पॉजिटिव होने के बाद वो पेरेंट्स खुद अपना बच्चे को भी टेस्ट करा लेते हैं। सो पॉजिटिव होने के बाद फिर दे यूजुअली डू ए वीडियो कंसल्टेशन। इसके अलावा ये किस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं? तो अभी हम लोग के पास जितना पेशेंट आ रहा है, ये एज ग्रुप आप पकड़ लो कम से कम 2 साल से शुरू होकर 15-17 साल तक आ रहा है ये पेशेंट। और यूजुअली अभी जो सिम्टम्स हो रहे हैं इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो बिगिनिंग होता है कफ एंड कोल्ड लेके, हाई ग्रेड फीवर लेके, और किसी का थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है इस बार। लेकिन ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है लास्ट टाइम जैसे सेकेंड वेव में हो रहा था। तो इस बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसका हम लोग होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इस बार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली के प्राइवेट मधुरकर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बच्चों में हल्के हल्के लक्षण सामने आ रहे हैं। 4 से 5 बच्चे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 10 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग कोविड बिहेवियर तो मान के रहना चाहिए, और कोई एडल्ट पेशेंट इन्फेक्शन होने के बाद जब पता चले कि कोविड इन्फेक्टेड है, उसको बच्चे के साथ आइसोलेट होना जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक बार होने के बाद पैनिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं जैसे बोलो इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उन लोग को खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का जरूरत है, तो बुखार थोड़ा कम करके रखना चाहिए, न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, ये सब जरूरी है। मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक ये ज्यादातर बच्चे कोमोरबिडिटी के हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को ट्रीटमेंट करना एक अलग तरह की चुनौती है। अस्पताल में बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक खास तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं। बच्चों को हल्की खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण हैं, जो कि जल्दी ठीक हो पा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर ने बताया, बच्चों में संक्रमण फैलना एक चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे इस संक्रमण को तेजी से दूसरे बच्चों में फैला सकते हैं। ऐसे में बच्चों को कोविड से बचाने का एक रास्ता टीकाकरण है। अभी देश में बच्चों के लिए कोई टीका मौजूद नहीं है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में रोजाना 4 से 5 बच्चे कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे 8 साल से भी कम उम्र के हैं।
डॉक्टर्स की माने तो कोर मॉर्बिडिटीज वाले बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि बच्चों के बीच में बढ़ रहा कोरोना का ये संक्रमण डॉक्टर्स, सरकार और प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी चिंता बनता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। आपने देखा किस तरह से दिल्ली में अब तेज रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, किस हजार के पार है, संक्रमण दर 25% के पार है। लेकिन तीसरी लहर की पीक हम कब देखेंगे? पिछली बार आपने ये शब्द सुना होगा, जब एक लहर आती है कोविड की महामारी की, तो उसमें सबसे ज्यादा मामले आखिर कब आएंगे और कितने हो सकते हैं वो मामले? राजधानी दिल्ली के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कब आएगी ये पीक और कितने केसेस उस वक्त हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में नई पाबंदी की वजह तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वाला संक्रमण है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का सबसे बड़ा विलेन ओमिक्रॉन है। हर 10 संक्रमित मरीजों में 9 मरीज ओमिक्रॉन की चपेट में आए, यानी दिल्ली को तेजी से कोरोना एक बार फिर बीमार बना रहा है। आंकड़े यही बता रहे हैं कि कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने की बजाय हर नए दिन और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। दिल्ली तो दिल्ली, देश के लिए खतरा कितना बड़ा है, WHO के साथ साथ नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल भी चेता चुके हैं। बीते साल दूसरी लहर के दौरान 7 मई 2021 को देश में सबसे ज्यादा 4,14,433 नए मामले आए थे। लेकिन तीसरी लहर जब पीक पर पहुंचेगी तो एक दिन में 14 लाख मामले की आशंका जाहिर की गई है, यानी दूसरी लहर से 10 लाख ज्यादा केस। दूसरी लहर के दौरान जब 4 लाख केस आए थे तो देश भर में क्या हाल हुआ था, ये आज तक कोई नहीं भूला है। ऐसे में जब एक दिन में 14 लाख केस आएंगे तो क्या होगा, सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। एक्सपर्ट पहले ही तीसरी लहर के दौरान 14 लाख केस प्रतिदिन की चेतावनी जारी कर चुके हैं। कोरोना फुल स्पीड में नए शिकार की तलाश में घूम रहा है। भले ही वो अदृश्य है, लेकिन अगर 2 गज की दूरी और मास्क का पालन किया जाए तो उसे हराया जा सकता है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पीक अभी बाकी है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का गणितीय समीकरण तो ये बताता है कि देश में तीसरी लहर का पीक आने में अभी 10 दिन बाकी है। दिल्ली मुंबई भी पीक से 5 दिन दूर है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विशेष रूप से मुंबई में, तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। वहीं दूसरे एक्सपर्ट भी तीसरी लहर की पीक को लेकर आने वाले दिनों में बड़े खतरे का सायरन बजा रहे हैं। तीसरी लहर का पीक दस्तक देने को है, लेकिन मुंबई में घरों में सेल्फ किट से कोरोना संक्रमण को रोकने में कई तरह की परेशानी आ रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबईकरों से अपील की है कि वो सेल्फ किट का इस्तेमाल न करें, लैब में जाकर कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि कोरोना के मामलों की सही जानकारी पता चल सके। जानकारों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टेस्ट से ही सही आंकड़े आएंगे। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। माना जा रहा है कि इसका पीक फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच आएगा। संक्रमण का प्रसार हुआ है सारे देश में, चाहे वो उत्तर भारत है, पश्चिमी भारत है, पूर्वी भारत है, कलकत्ता, इनमें सब जगह ऐसा लगता है कि ये सारी जो सर्ज है इस समय केसेस की, जो सडनली एक बाढ़ सी आई है, उसका कारण ओमिक्रॉन ही लगता है। यानी खतरा सिर पर है, खतरा दर पर है, खतरा सब पर है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी हां, एक दिन में अब 1,67,000 कोरोना के नए मामले आए, तो दूसरी तरफ 277 लोगों की मौत हो गई है। एक सप्ताह में 28 गुना कोरोना के मामले वाले, बड़ी बड़ी हस्तियां भी उसकी चपेट में आ रही हैं। देश में कितना कहर बरपाएगी कोरोना की तीसरी लहर। अब तक कितने नेता, मंत्री, सेलिब्रिटी, जज और कैदियों को हुआ कोरोना।
संसद से लेकर सड़क तक कैसे कहर बरपा रहा है कोरोना। देश में कोरोना की आर वैल्यू क्या कह रही है? कोरोना को लेकर मोदी सरकार का आगे का क्या प्लान है? कोरोना को लेकर एक्सपर्ट कौन सी चेतावनी दे रहे हैं? अब की बार तीसरी लहर का तगड़ा प्रहार। और अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां कैसे देश में कोरोना की चपेट में आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जो लोग उनके संपर्क में थे वो टेस्ट कराए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस तरह की जानकारी आई और इसी के साथ एक के बाद एक कई हस्तियां सामने आई जिन्होंने कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर आप हमारे संपर्क में आए हैं तो टेस्ट करा लीजिए। कुछ भी कहने और सुनने से पहले कोरोना पर केंद्र सरकार की चेतावनी जरूर सुन लीजिए। जी हाँ, ये चेतावनी समूचे देश के लिए है, राज्यों के लिए है, महानगरों के लिए है, शहरों के लिए है, आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए है। तो सुनिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि भले ही मौजूदा हालात में केवल 5 से 10% एक्टिव केस में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल भी सकती हैं। इसलिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट्स व हेल्थ केयर स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा करें। साथ ही कोविड केयर सेंटर्स को ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की तर्क पर विकसित करने की तैयारी भी रखें। इस चेतावनी की सलाह राज्य सरकारों के लिए है और आगाह देश के 140 करोड़ जनता को किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना ये नहीं देखता कौन आम है कौन खास है। और ये देखिए, मंगलवार को बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना हो गया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कोरोना हो गया। जैसे ही राजनाथ सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, राजनाथ सिंह ने फौरन ट्वीट कर कहा, मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए थे, वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट कराएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और वो होम क्वारंटीन हो गए हैं। बीजेपी के यूपी प्रभारी और पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इन 3 नेताओं को कोरोना होना बीजेपी के लिए 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर नुकसानदायक हो सकता है। भले ही चुनाव आयोग ने रैलियों पर बैन लगाया हो, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की प्लानिंग में इन 3 नेताओं की कमी बीजेपी को खल सकती है। अब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह मीटिंग में सिर्फ वर्चुअली ही शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना फुल स्पीड से फैल रहा है, राज्य दर राज्य, शहर दर शहर। मंगलवार को लगातार 6ठा दिन है जब देश में कोरोना के केस 1 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का तांडव इस तरह से समझिए। देश में कोरोना संक्रमण की दर 10.64% हो गई है, जबकि आर वैल्यू 3 के पास पहुंच चुकी है। आर वैल्यू से पता चलता है कि कितने लोगों को कोरोना फैल रहा है। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब केस बढ़ रहे हैं, और अगर आर वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब केस घट रहे हैं। भारत में इस वक्त आर वैल्यू 2.69 है। यहाँ आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में औसतन वैल्यू 1.69% थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। और बढ़ती आर वैल्यू का असर देखिए। आम जनता तो आम जनता, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को भी कोरोना हो गया, जबकि इससे पहले कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी आ चुके हैं।
कोरोना सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों समेत 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा संसद भवन में भी कोरोना वायरस की घुसपैठ हो गई है। संसद भवन के 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी पॉजिटिव मिले तो हड़कंप समझ गया। ये बात सही है कि बड़ी संख्या के अंदर संसद के कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सभी कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ हैं। लगातार अधिकारी उनको निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। आने वाले बजट सत्र की व्यापक तैयारियां की जा रही है। कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना हो, इसके लिए समस्त आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक कोरोना फैला, बल्कि और भी राज्यों के नेताओं और मंत्रियों को कोरोना हुआ। महाराष्ट्र में अब तक 15 मंत्री और 70 से ज्यादा विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान को भी कोरोना हुआ है। आज तक ब्यूरो। और अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना देश में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चाहे वो संसद भवन हो, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस महकमा हो, सुप्रीम कोर्ट हो। जी हाँ, पुलिस वालों को, कैदियों, सब संक्रमित हो रहे हैं कोविड से। इसी कड़ी में अब आपको बता देते हैं, लगभग 1000 के आसपास पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले। इनमें एडिशनल कमिश्नर और पीआरओ जिनमें बिस्वाल भी शामिल है। वहीं मुंबई में 500 से ज्यादा पुलिस वाले इसकी जद में आ गए। इनमें 18 आईपीएस हैं, 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर्स, 13 डीसीपी शामिल हैं। दिल्ली की जेलों में 66 कैदी पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज्यादा 42 कैदी और 34 स्टाफ तिहाड़ जेल के हैं। दिल्ली में हालात विस्फोटक है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हुआ है। सिर्फ मुंबई में ओमिक्रॉन की चपेट में 400 से ज्यादा डॉक्टर्स आ चुके हैं। बिहार में 500 से अधिक डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। तीसरी लहर में रॉकेट की तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में 28 गुना मामले, लेकिन फिर भी लापरवाही का आलम पसरा है। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, तरह तरह के कर्फ्यू लगाए, लेकिन इन पाबंदियों की धज्जियां भी उसी तरह से उड़ रही हैं। चुनाव आस्था के नाम पर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वृंदावन के वृद्धाश्रम तक भी कोरोना पहुंच गया है। महिला आश्रम सदन में एक साथ 25 महिलाएं कोरोना संक्रमित निकली। यह आश्रम में अब तक 58 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। और राजस्थान की सबसे डराने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब देश में कोरोना 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, तब ऐसी भीड़ उसके विस्फोट से आने वाली सुनामी से डराती है। मगर राजस्थान के दौसा में इकट्ठा हुई इस भीड़ के आगे न केवल कोरोना के कायदे कानून ध्वस्त हो जाते हैं, बल्कि सारे तर्क भी धरे के धरे रह जाते हैं। तभी तो मेहदीपुर बालाजी में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक बार फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान में अब तक मंदिरों को बंद नहीं किया गया है, मगर उसके बंद होने की आशंका के चलते भारी तादाद में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने पहुंच गए। राजस्थान में जहां आस्था महामारी पर भारी है, वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी लहर में नेता कोरोना की लहर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने कोरोना प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता दोनों को एक साथ अंगूठा दिखा दिया। नित्यानंद आश्रम के इस हॉल में भारी भीड़ इकट्ठा की गई और फिर उनके बीच 2000 कंबल बांटे गए। शिकायत के बाद विधायक जी समेत दूसरे लोगों पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो राजधानी की सड़कों से स्पेशल रिपोर्ट के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।